अस्सलामुअलैकुम। एमडीकेट 2025 का जो टेस्ट संडे को हो चुका है, उसके फिजिक्स पोर्शन के 70% एमसीक्यूज जो है वो मेरी इसी चैनल में जो एमसीक्यूज मैंने रिकमेंड किए थी उसके साथ मैच कर रहा है। मैं हर एक एमसीक्यूज का कंसर्न जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से हर एक एमसीक्यूज को कंफर्म कर सकते हैं कि कितने एमसीक्यूज मेरे रिकमेंडेड एमसीक्यूज के साथ मैच कर रहा है। एमडीकेट 2025 के फिजिक्स का जो फिजिक्स पोर्शन है वो एमसीक्यूज नंबर 82 से स्टार्ट हो रहा है। सो एमसीक्यूज नंबर 82 में कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर इज सच दैट at option A है opposes the change in magnetic flux, option B enhance the change in magnetic flux, option C as perpendicular to the magnetic field, option D as parallel to the magnetic field। तो इस ये एमसीक्यूज मैंने जो लिंक नंबर 1 है आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं कि इसी एमसीक्यूज को मैंने ऑप्शन में डिस्कस किया था लेंज लॉ के बारे में, और ये भी बताया था कि लेंज लॉ जो है वो इंड्यूस करंट इन अ कंडक्टर की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, और लेंज लॉ के मुताबिक इंड्यूस करंट एक कंडक्टर में उसकी डायरेक्शन ऐसा फ्लो करेगा या वो ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो ये इसके जो सोर्स है जिसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड होती है उसको अपोज कर सके। तो इंड्यूस करंट का जो सोर्स है वो है हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो दिस इंड्यूस करंट इन कंडक्टर विल फ्लो इन सच अ डायरेक्शन दैट इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 83 है एन a pair capacitive AC circuit the current। लिंक नंबर 2 में आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। वहां पर मैंने कैपेसिटिव सर्किट के बारे में बताया था कि कैपेसिटिव एसी सर्किट में करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। ऑप्शन B is the correct option, that is the current leads the voltage by 90 degree। MCQs number 84 है in full wave rectifier using two diodes, the diode D1 and D3 operates। ये MCQs लिंक नंबर 3 में बिल्कुल सेम टू सेम है। MCQs नंबर 3 में लिंक नंबर 3 जो है उसमें मैंने सिर्फ D1 एंड D2 नहीं बताया था, बाकी वही स्टेटमेंट यहां पर था कि in full wave rectifier they're using two diodes, the two diodes operates in alternating switching mode। यानी अगर D1 हमारे पास ऑफ स्टेट में यानी फॉरवर्ड बायस में है तो डायोड नंबर 2 वो रिवर्स बायस में होगी। अगर जो डायोड नंबर 2 है वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस में तो डायोड नंबर 1 ये रिवर्स बायस में होगी। देन that is the two diodes will operate in alternating switching mode। option B is the correct option। MCQs नंबर 85 हमारे पास है the energy E of a quantum is given by which equation। very simple MCQs है। एनर्जी ऑफ अ क्वांटम जिसको हम एनर्जी ऑफ फोटॉन कहते हैं या एनर्जी ऑफ फोटॉन हमारे पास बराबर होती है E एज इक्वल टू HF के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब एमसीक्यूज ऑप्शन नंबर ए में E इज इक्वल टू mc² है, तो यहां पर मास की वैल्यू है तो क्वांटम यानी फोटॉन की मास रेस्ट मास नहीं होती। सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ऑप्शन बी में हमारे पास चार्ज पार्टिकल का एक्सप्रेशन है। सो क्वांटम यानी जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसको हम फोटॉन कहते हैं उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं by using the Planck's quantum theory, that is E is equal to HF। MCQs number 86 हमारे पास है in hydrogen spectrum the Brackett series lies in।
अब मैंने इसको इस तरह बताया था कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच ऑफ द सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, ये चारों ऑप्शंस मैंने दिए थे और चारों के चारों यानी ब्लेमन सीरीज, बॉमर सीरीज और जो पास्टन सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज और उसका जो रीजन है उसको मैंने बताया था। सो ब्रैकेट सीरीज जो है ये लाई कर रहा है इंफ्रारेड रीजन में, जिसको मैंने ऑप्शंस की सूरत में एक्सप्लेन किया था। नीचे लिंक में आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 87 है which of the following statement is best describe the nature of nuclear decay? Very simple MCQs. कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास जो है नेचर ऑफ न्यूक्लियर डिके को डिस्क्राइब करता है? तो न्यूक्लियर डिके ये हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसके बारे में भी मैंने नीचे लिंक में बताया है। रैंडम प्रोसेस के बारे में भी मैंने जिक्र किया है, तो आप इसको यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब 87 के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए, द nature of radioactive decay it occurs both spontaneously and randomly. MCQs number 88 हमारे पास है a boot moves 4 kilometer east and then 3 kilometer north. Another boot moves 3 kilometer north and 4 kilometer east. Which statement is correct about final displacement? तो लेट सपोज ये हमारे पास जो है न्यूज है, यहां पर हमारे पास ईस्ट और यहां पर वेस्ट एंड देयर इज नॉर्थ एंड देयर इज साउथ। तो कहते हैं कि एक बूट है वो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है एंड देन 3 किलोमीटर नॉर्थ इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज 4 किलोमीटर एंड दिस इज 3 किलोमीटर। Another boot moves 3 किलोमीटर नॉर्थ, कहते हैं कि दूसरा बूट है जो कि 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है एंड 4 किलोमीटर ईस्ट, और 4 किलोमीटर जो है ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। सो विच स्टेटमेंट अबाउट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट? तो इनका डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करते हैं। वी विल ड्रा एन एरो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, दैट विल बी द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट दोनों बोट्स के लिए हमारे पास है सेम। Option A is the correct option, that both boots have the same displacement. The final displacement दोनों का same ही है। MCQs number 89 है the area under the line on a displacement time graph of a car moving with uniform velocity would be a। ये MCQs जो हैं इसके बारे में मैं इख्तिलाफ रखता हूँ एमडीकेट वालों के साथ, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और हमारे पास ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो देखिए लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा। अब यहाँ ये कहते हैं कि इसका नीचे जो एरिया है ये हमारे पास किस के शेप में होगी? तो दिस इज इन द शेप ऑफ ट्राइंगल। जबकि इन्होंने जो कीज दिए गए हैं उसमें इन्होंने बताया है कि जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इसी तरह बनेगा। तो नीचे जो वाला जो रेक्टेंगल जो एरिया बन रही है वो हमारे पास जो रेक्टेंगल की शेप में ये ऑप्शंस दिया गया था। तो इसी में हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के। तो यहाँ पर इसी ग्राफ में हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू वो हमारे पास है 0, यानी द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जबकि इसी ग्राफ में बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है ट्रेवल कर रहा है, और यहां पर जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है वो हमारे पास है ट्राइंगल। सो मैं यहां पर मार्क करूंगा ऑप्शन बी को, दैट इज द एरिया अंडर द ग्राफ एज ट्राइंगल, जबकि एमडीकेट वालों ने इसको मार्क किया गया है एज ए रेक्टेंगल। सो इसी एमसीक्यूज में मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है एमडीकेट वालों के साथ। तो उम्मीद है वो इसको क्लियर करेगा, और जब क्लियर हो जाएगा तो आपका एडवांस में एक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज 90। कहते हैं अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
व्हाट विल बी एट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। तो ये एमसीक्यूज मैंने मेरी एकेडमी के साथ में जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं वहां से मैंने एक टेस्ट लिया था और उसी टेस्ट में मैंने उसको ये एमसीक्यूज दिया था, बिल्कुल हूबहू यही एमसीक्यूज था। लेकिन इसी चैनल में मैंने इस एमसीक्यूज को अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैंने इसको जो है स्टूडेंट्स को बताया था। तो ये वेरी सिंपल एमसीक्यूज हैं। कहते हैं कि एक बॉडी का अकॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो जब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 और दैट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात आ रहा हो तो याद रखिए जहन में एक चीज को कि यहां पर आप यूज कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। तो जिस भी स्टेटमेंट में या जिस भी न्यूमेरिकल में आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का लफ्ज आ जाए तो वहां डायरेक्टली आप जो है यूज कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What will be its velocity after 5 seconds? यानी फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है एंड द टाइम t is 5 सेकंड। तो यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं है, सो लिहाजा वी विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज vf इज इक्वल टू vi प्लस at। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 3 एंड टाइम की वैल्यू हमारे पास है 5। सो इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 is 15 मीटर पर सेकंड। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज 15 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 91 दैट इज अ पैसेंजर is standing in a stationary bus. When bus suddenly start moving forward, the passenger falls backward. Which phenomena best explain observation? तो ये वेरी सिंपल है, इनर्शिया के बारे में है कि एक बस में मुसाफिर जो है एक पैसेंजर जो है वो खड़ा है और सडनली जो है जो बस है वो मोशन स्टार्ट करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस। तो जो पैसेंजर है दैट फॉल्स बैकवर्ड। दिस इज द एग्जांपल और द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 92 एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a ball is projected at an angle 45 degree with an initial speed of 20 meter per second with earth. How does RW in a range without air resistance compare to RA range with air resistance? तो एक बॉल जब इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड द इनिशियल स्पीड एज 20 मीटर पर सेकंड, तो in the presence of air resistance and the absence of air resistance range को कंपेयर करना है। तो in the presence of and the absence of air resistance हमारे पास जो रेंज है यानी RW that will be maximum, and the presence of air resistance the range will be minimum. So that is R omega that will be greater than RA. तो देखते हैं कौन सा MCQ correct है। So this is RA will be greater than R omega and correct option option C. RA will be R omega will be equal to RA because gravity is unchanged. So this is also incorrect. Option C, RA will be lesser than RW because air resistance reduces horizontal speed. So option C is the correct option. MCQ number 93 है a 0.02 kilogram bullet moves at 300 meter per second, embeds itself a 2 kilogram block at rest on a smooth surface. What is the velocity of the block bullet system just after an impact? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू जब हम इसी एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी 3 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
सो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर ले और फिर यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर आएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक 3 मीटर पर सेकंड आएगा। 94 MCQs हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि which of the following statement about projectile motion is correct? Option A, the horizontal velocity of projectile changes constantly due to gravity। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में मैंने जिक्र किया था, जिसको मैंने लिंक में नीचे जो गिवन है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता। सो दिस इज एन करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रूआउट द फ्लाइट। तो वर्टिकल वेलोसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सो दिस इज आल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन। Option C, at the highest point, the vertical velocity of the projectile is 0, but the horizontal velocity remains unchanged। यानी horizontal velocity हमारे पास constant है, जबकि vertical velocity at the highest point हमारे पास है 0। This option C is the correct option। Now MCQs number 95 हमारे पास कुछ इस तरह है कि the rate of doing work at any instant of time is called। यहाँ पर बात हो रही है at any instant, तो किसी भी instant of time में जब हम काम करते हैं तो the rate of doing at that any instant of time is called instantaneous power। Option B is the correct option। MCQs number 96 है a 5 kilogram body falls from the height of 30 meters towards the ground. All its potential energy is converted into heat on impact। What is the heat energy produced? तो हीट भी हमारे पास एनर्जी है, एक सर्टन हाइट से बॉडी जो है वो फॉल कर रहा है, इसकी टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है हीट को। दैट इज द हीट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर होती है mgh के। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, m की वैल्यू हमारे पास है 5, g की वैल्यू ऑन द ग्राउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दिस इज 9.8 एंड h की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 30। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो देट विल बी 5 multiplied by 3 as 15, क्योंकि ये 0 इस पॉइंट के साथ चला जाएगा, and that will be 98। so 98 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास आएगा और 1470 जूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है 97। कहते हैं two students A and B each carry a 20 kilogram load on the top of a 10-meter high staircase। Student A takes 10 seconds while student B takes 20 seconds। Which statement is correct? कहते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक A and B है, दोनों 20 किलोग्राम लोड जो है वो सेम हाइट 10 मीटर हाइट को जो है ले जाते हैं। स्टूडेंट ए इसको 10 सेकंड में ले जाता है, जबकि स्टूडेंट बी इसको 20 सेकंड में इस हाइट पर ले जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहां पर बात हो रही है वर्क डन एंड पावर की। सो दिस इज पावर एज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। अब जिसकी टाइम ज्यादा हो तो उसकी पावर कम, और जिसकी टाइम कम हो तो उसकी पावर हमारे पास होगी ज्यादा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिस इज ऑप्शन ए। स्टूडेंट ए डज मोर वर्क देन स्टूडेंट बी। तो वर्क तो सेम है क्योंकि हाइट भी सेम है, मास भी सेम है, और जो हमारे पास जो लोकेशन है वो भी सेम है, तो वर्क दोनों के लिए सेम है। ऑप्शन बी, स्टूडेंट बी यूजेस मोर पावर देन स्टूडेंट ए। तो स्टूडेंट बी कितना टाइम लेता है? वो 20 सेकंड लेता है, इसका टाइम ज्यादा है तो इसका पावर कम होगा। Both students do the same work amount of work, but student A uses more power। This option is the correct option।
दोनों स्टूडेंट जो है वो काम तो सेम कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट ए जो है वो इसी काम को जो है लिस्ट ऑफ द टाइम यानी 10 सेकेंड में कर रहा है एज कंपेयर टू द टाइम टेकन बाय द student B, which is 20 seconds. So option C is the correct option. MCQs number 98 है a wheel of radius 0.4 meter has an angular acceleration of 6 radian per second square. The linear acceleration is, so very simple MCQs, that is linear acceleration A is equal to R and to alpha. R की वैल्यू है 0.4, अल्फा की वैल्यू है 6, तो इनको मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास इससे आएगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इन सारे एमसीक्यूज का जो कंसर्न लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां से हर एक एमसीक्यूज को कंफर्म कर सकते हैं. 99 MCQs हमारे पास कुछ इसी तरह है कि if an object is moving anti-clockwise along a circular path in a horizontal plane on a page, then the direction of its angular velocity is. कहते हैं कि हमारे पास जो है एक हॉरिजेंटल प्लेन है, इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रिवॉल्व कर रहा है. इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास इस तरह का डायरेक्शन है. सो लेट्स मी ड्रॉ इट अगेन. दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन. इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में जो है ट्रेवल कर रहा है एंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी. सो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, वो इसको हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल. तो जब हम राइट हैंड रूल के फिंगर को इस डायरेक्शन में बेंड करते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी जो रिवॉल्व कर रहा है तो उस डायरेक्शन में हम राइट हैंड रूल के फिंगर्स को बेंड करते हैं, जो स्ट्रेच थंब है दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो कि यहां से आएगा आउट ऑफ द पेज इन दिस डायरेक्शंस. सो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड ऑप्शन ए में है टेंजेंशियल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. सो दिस इज, ये तो लीनियर वेलोसिटी की बात बता रहा है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो सर्कल में हर पॉइंट पर टेंजेंशियल होता है. ऑप्शन बी टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा है. ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेज. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेज. MCQ number 100 है a particle moves along a circular path of radius r with an angular displacement b is in radians, then the arc length s is given by. So very simple, that is s is equal to r theta. यहां पर जो थीटा वो इसको रिप्रेजेंट किया गया है बाय बी. सो इस जो है ये हमारे पास है आर्क लेंथ, आर हमारे पास है रेडियस. सो दिस आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर बी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. एमसीक्यू नंबर 101 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि अ बॉल ऑफ वेट FG is falling vertically downward through air. If the drag force acting on it at some instant is FD, what is the net force on the ball? तो एक बॉल जो है वो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इस पर दो फोर्सेस लग रही है. एक है हमारे पास ड्रैग फोर्स जिसकी डायरेक्शन है अपवर्ड, और एक है हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमारे पास है डाउनवर्ड. तो अब बॉडी जो है वो नीचे की तरफ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन के अक्रॉस जो है वो फॉल हो रहा है. सो हमारे पास जो नेट फोर्स है दैट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस द ड्रैग फोर्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, FG माइनस FD. 102 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि most kind of fluids flow are turbulent rather than laminar because of.
ज्यादातर जो फ्लूइड फ्लो है वो हमारे पास टर्बुलेंट होती हैं एस रेदर देन लेमिनार फ्लो। तो क्यों होती है, क्यों? याद रखिए, टर्बुलेंट फ्लो हमारे पास जब फ्लूइड फ्लो जो है उसकी स्पीड बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो हमारे पास जो लेमिनार फ्लो है वो कन्वर्ट होते हैं टर्बुलेंट फ्लो को। इस एमसीक्यूज के बारे में भी मैंने लिंक जो नीचे दिया गया है उसमें बता दिया है। सो एट हायर स्पीड जो हमारे पास जो टर्बुलेंट जो फ्लूइड फ्लो है वो हमारे पास टर्बुलेंट होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हाई वेलोसिटीज। 103 एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि according to the equation of continuity, when the cross-sectional area of a pipe decreases the fluid velocity। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लूइड स्पीड के या फ्लूइड वेलोसिटी को, या जहां पर फ्लूइड एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो तो वहां पर फ्लूइड वेलोसिटी ज्यादा होगी। इस एमसीक्यूज भी आप नीचे लिंक में कंफर्म कर सकते हैं कि इसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था एमसीक्यूज में, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड पाइप जो फ्लूइड वेलोसिटी इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है। तो जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीज हो वहां पर वेलोसिटी फ्लूइड वेलोसिटी जो वो ज्यादा होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 104 एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि water flows steadily through a pipe that gradually narrows. At the wider end, the velocity of water is 1 meter per second. At the narrow end, the velocity is 3 meter per second. Which statement is correct about the pressure and the narrow section compared to the wider end? कहते हैं हमारे पास एक पाइप है इस तरह का कि जो इसकी जो विड्थ है वो ग्रेजुअली जो है वो नेरो हो रही है। इस तरफ एक पाइप है हमारे पास, तो नेरो यहां पर जो फ्लूइड फ्लो है वो हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड। इसी नेरो हेड में हमारे पास जो फ्लूइड स्पीड है वो हमारे पास है 3 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर फ्लो स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगी, यहां पर फ्लूइड स्पीड जो है वो ज्यादा है, प्रेशर की वैल्यू कम होगी। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में इसी तरह गिवन है। सो ऑप्शन ए में प्रेशर इज लोअर एट द नेरो एंड बिकॉज वेलोसिटी इज हायर। ऑप्शन बी प्रेशर इज हायर एट द नेरो एंड बिकॉज वेलोसिटी इज हायर। ऑप्शन सी प्रेशर इज द सेम एट बोथ एंड्स सिंस फ्लो इज कंटिन्यूअस। ऑप्शन डी प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो नेरो एंड में प्रेशर की वैल्यू कम होगी क्योंकि वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेशर इज लोअर at the narrow end because velocity is higher। 105 MCQs है what is the necessary condition of a wave motion। वेव मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सा है? सो ऑप्शन ए इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर वेव मोशन that the medium must be elastic। Option A is the correct option. This option A is the correct option। Next MCQs हमारे पास MCQs नंबर 106 है। कहते हैं a progressive wave is one which प्रोग्रेसिव वेव्स दो तरह के वेव्स होते हैं हमारे पास, एक होती है स्टैंडिंग वेव्स, दूसरे हमारे पास होते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स में हमारे पास जो एनर्जी है वो किसी एक रीजन में सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एनर्जी को प्रोपिगेट नहीं कर सकता। जबकि प्रोग्रेसिव वेव्स में हमारे पास एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोग्रेस होते हैं, प्रोपिगेट हो सकती है। सो कौन सा ऑप्शन कनेक्ट है प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में? दिस इज ऑप्शन ए डज नॉट वाइब्रेट द मीडियम। ऑप्शन बी कैरीज एनर्जी अक्रॉस द मीडियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कैरीज एनर्जी अक्रॉस द मीडियम। 107 MCQs हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द स्पीड ऑफ साउंड एंड ईयर इंक्रीजेस विथ। स्पीड ऑफ साउंड के लिए
जो डिपेंडिंग पैरामीटर्स है वो हमारे पास है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज होती है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 0.6 मीटर पर सेकंड के साथ इंक्रीज होती है। ह्यूमिडिटी के साथ भी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, हायर टेम्परेचर एंड हायर ह्यूमिडिटी। एमसीक्यूज नंबर 108 कुछ इस तरह है कि a wave has velocity 300 meter per second and frequency 100 hertz. If the medium is changed so that velocity doubles but frequency remains constant, the new wavelength will be. न्यू वेवलेंथ हमारे पास कौन सा होगा? तो याद रखिए यहां पर जो है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के बारे में बता रहा है। तो जब एक वेव किसी दूसरी मीडियम में जो है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में प्रोपिगेट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ रहा, उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी वेवलेंथ ये मीडियम डिपेंडेंट पार्टिकल है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 100 हर्ट्ज, वेलोसिटी जो स्पीड है उसकी वैल्यू हमारे पास है एक मीडियम में वो है 300 मीटर पर सेकंड, एंड दूसरे मीडियम में इसकी वैल्यू डबल हो जाती है, यानी दिस इज 300 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो न्यू वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो रेशियो है, जो रिलेशन है उसके बारे में बता रहे हैं। सो दैट इज इसी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ के बारे में हमारे पास जनरल वेव इक्वेशन है जिसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा ज़र बी एफ। अब फ्रीक्वेंसी तो मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी एंड फिर वेवलेंथ जो है ये मीडियम के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पर कितने वेलोसिटी हमारे पास है 2v एंड दिस इज लैम्डा एंड 2f, फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम, सो वेवलेंथ जो है वो भी हमारे पास डबल होगी। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 109 MCQs हमारे पास कुछ इसी तरह है कि when a particle execute simple harmonic motion moves from the mean position to the extreme position adds kinetic energy। एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जब वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? तो याद रखिए मीन पोजीशन से जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा हो तो इसकी एनर्जी की वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हमारे पास होती है मीन पोजीशन पर, तो मीन पोजीशन पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाने पर हमारे पास जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कम हो रही है, सो लिहाजा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। देखते हैं कौन सी ऑप्शन में इसी तरह गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी वैल्यूज डिक्रीजेस। सो दिस इज ऑप्शन ए में इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली कब होगी? जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा हो तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ऑप्शन बी है डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एंड बिकम जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, decreases continuously and becomes zero at the extreme position। 110 MCQs हमारे पास कुछ ऐसे तरह के heat will spontaneously flow from, very simple MCQs। heat कब spontaneously, spontaneous का मतलब है कि heat खुद बहुत फ्लो करेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच। एक हमारे पास लेट्स सपोज एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास है कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो हॉट ऑब्जेक्ट से जो है कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट जो है वो स्पॉन्टेनियसली फ्लो करेगा। दैट इज और ये हमारे पास स्टेटमेंट है जो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ है कि द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता रहा है। सो दैट्स देखते हैं कौन सी ऑप्शन में गिवन है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। दैट इज ऑन ऑप्शन डी, हॉट टू कोल्ड बॉडी। 111 MCQs में हमारे पास कुछ इसी तरह के द
SI unit of molar specific heat capacity as molar specific heat capacity की यूनिट हमारे पास होती है जूल पर मोल पर केल्विन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQs नंबर 112 है. At a constant pressure and volume, an ideal gas has CV, heat capacity at constant volume 3/2 into R, then CP will be. तो इसको वेरी सिंपल, इसको हम कैलकुलेट करते हैं CP माइनस CV एज इक्वल टू R से. CP की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम CV को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं. सो दिस इज CP एज इक्वल टू CV प्लस R. CV की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं. दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 2 into R प्लस R. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास आएगा 2 इसको का LCM इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई को. सो दैट विल बी 5R divided by 2. This is option C. Option C is the correct option. 5 divided by 2 into R. MCQs number 113 हमारे पास कुछ इस तरह के. The electric field at a point is. किसी एक पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. सो ऑप्शन ए में पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज. ऑप्शन बी वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ऑप्शन सी चार्ज पर यूनिट एरिया. ऑप्शन डी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. क्योंकि यहां पर जो टेस्ट चार्ज है उसको भी मेंशन किया गया है कि जो टेस्ट चार्ज है वो हमारे पास पॉजिटिव है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव ही होती है. तो किसी भी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं तो वहां पर हम फाइंड करते हैं द फोर्स पर यूनिट चार्ज. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQs 114 हमारे पास कुछ ऐसे तरह के. कूलम्स लॉ फिट्स वेल इनटू. कूलम्स लॉ कौन सी लॉ के साथ फिट हो रहा है. ऑप्शन ए न्यूटन सेकंड लॉ. ऑप्शन बी ऑप्शन ए में न्यूटन फर्स्ट लॉ. ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड लॉ. ऑप्शन सी न्यूटन थर्ड लॉ. ऑप्शन डी गाउस लॉ. सो कूलम्स लॉ फिट इनटू न्यूटन्स थर्ड लॉ. दैट इज क्योंकि अगर लेट सपोज अगर हमारे पास यहां पर दो चार्ज हो, एक चार्ज की इसको हम मान लेते हैं Q1 है, दूसरे को मान लेते हैं Q2. Q1 Q2 जितने भी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है तो Q2 उतने ही फोर्स AC Q1 पर लगाएगा. तो Q1 की फोर्स को हम मान लेते हैं कि एक्शन है, Q2 की फोर्स हमारे पास होगी रिएक्शन. तो दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल एंड डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, जो कि स्टेटमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ की. सो कूलम्स लॉ फिट्स वेल इनटू न्यूटन्स थर्ड लॉ. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQs नंबर 115 कुछ ऐसे तरह के. द वर्क डन एंड मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another while keeping the charge and electrostatic equilibrium. Correct definition है हमारे पास electrostatic potentials की या potential energy की, potential difference की. That's the correct definition is the very good definition. इसको हम कह सकते हैं कि ये this is very good definition of potential difference. Option D is the correct option. कहते कि हमारे पास लेट सपोज ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है. तो यहां पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ले जाते हैं एंड सच ए वे कि इन दोनों के बीच हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो. तो इसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच में जो है बात हो रहा है. एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है. दोनों पॉइंट के बीच हमारे पास यहां से यहां पर वर्क डन का हमने फाइंड करना है. तो एनर्जी का डिफरेंस हमने निकालना है कि कितना वर्क हमने इसी चार्ज पर किया. 116 MCQs हमारे पास कुछ ऐसे तरह के. If the potential difference delta V across a conductor is double, keeping resistance or constant, the power dissipated P become S. So हमारे पास जो है इक्वेशन है PS इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R. जब हमारे पास रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, V को जब हम डबल करते हैं सो दैट विल बी 2 into V का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R. So that will become as 4
एंड टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। जो पावर है ये हमारे पास होती है 4 टाइम, इंक्रीज होता है 4 टाइम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 117 MCQs, लास्ट MCQs हमारे पास कुछ ऐसे तरह के, when the area vector A is parallel to the magnetic field B, what is the value of magnetic flux? कहते हैं हमारे पास इसी तरह एक एरिया वेक्टर है in this direction, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो दोनों का कितने जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया के साथ जो है क्रॉस करके जा रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सो दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एज इक्वल टू बी ए। दोनों की जो डायरेक्शन से एरिया वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वो पैरेलल है, मींस द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो दैट इज कॉज ऑफ 0 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थे MCQs ऑफ MDCAT 2025 के, जिसमें से मोस्ट ऑफ द MCQs इस चैनल में अपलोड किए गए। हर लेक्चर्स यानी हर MCQs के साथ उसका लिंक जो है जिसको मैं वेरिफिकेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, तो आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं।